नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेव्स। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं खाद्य सुरक्षा, जिसे हम बोलते हैं फूड सिक्योरिटी। और ये जो है आपको एग्रीकल्चर यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर के अंतर्गत ही देखने को मिलेगा। और हमारा जो है एमपीपीएससी मेंस के अंतर्गत पेपर 2 चल रहा है, उसके अंतर्गत पार्ट बी है। और पार्ट बी के अंतर्गत फर्स्ट यूनिट हमारी अभी हम कवर कर रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें हम अभी कवर कर चुके हैं। बेसिक हमने जाने थे इंडियन इकोनॉमी के बारे में, बहुत सारी उसके अंतर्गत जो है प्रकार, अलग अलग प्रकार से हमने सारी चीज़ें देखें। इसके बाद हम एग्रीकल्चर वाला जो मुद्दा है वो हम शुरू करें हैं, यानी कि एग्रीकल्चर के जो मुद्दे हैं और उससे संबंधित जो पहल है वो टॉपिक हमारा चल रहा है। और उन सभी चीज़ों को जानने के पहले हमारी बेसिक चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट होना जरूरी है। तो एग्रीकल्चर वाला जो लेक्चर है आपका बहुत बड़ा जाने वाला है, यानी कि बहुत सारे लेक्चर यहाँ पे होने वाले हैं। और ज़्यादा इसलिए और हो रहा है क्योंकि आधा घंटे के लेक्चर बन रहा है। अगर 1 घंटे के लेक्चर में बनाऊंगा तो शायद जल्दी इसमें कवर कर सके, परंतु कोई दिक्कत नहीं। आपको एक दिन में 2 लेक्चर यहाँ पे मिल जा रहा है, तो उन 2 लेक्चर को आप जाकर देख लें तो आपको कंप्लीट रूप से उसी समय में यहाँ पे कवर होता हुआ नजर आएगा इकोनॉमी का लेक्चर। ठीक है, इकोनॉमी की जो क्लास है हमारी जल्दी ही कवर हो जाएगी। An Academy. Let's crack it. तो देखिए अभी हम पढ़ने वाले हैं फूड सिक्योरिटी, जिसे हम बोलते हैं खाद्य सुरक्षा। अब खाद्य सुरक्षा क्या होती है, इससे संबंधित जो पहल है और जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रयास किए गए वो सारी चीज़ हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं जो खाद्य एवं कृषि संगठन है, जिसे हम बोलते हैं FAO। ठीक है, FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसको बोला जाता है, फुल फॉर्म। इसके अनुसार अगर देखें तो जो सभी व्यक्ति होते हैं, कंप्लीट रूप से अगर देखें तो सभी व्यक्तियों को सही समय पर उनके लिए आवश्यक जो बुनियादी भोजन के लिए भौतिक एवं आर्थिक दोनों रूप से उपलब्धि का आश्वासन मिलना। मतलब जितने भी व्यक्ति यहाँ पे उपलब्ध है, FAO के अनुसार क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक संगठन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कहाँ पे है। तो इसके अनुसार क्या कहना है कि जितने भी व्यक्ति है उनके लिए क्या करना, आर्थिक और भौतिक रूप से या दोनों रूप से या बुनियादी रूप से अगर देखें तो जो भोजन है, भोजन की जो आवश्यकता है, मतलब भोजन की जो उपलब्धि है उसका आश्वासन यहाँ पे मिलना क्या कहलाता है, फूड सिक्योरिटी, या हम बोल सकते हैं खाद्य सुरक्षा। ठीक है, इसी के अंतर्गत हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो चलिए हम एक एक चीज़ यहाँ पे जान लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपको क्या देखने को मिल रहा है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आशय है PDS। PDS यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसको बोला जाता है। अब इसको फॉलो करने के लिए हमको देखने को मिलता है जो उचित मूल्य की दुकानें होती है, राशन दुकानें जिन्हें हम बोलते हैं, तो उनके थ्रू ये जो है एग्जीक्यूट होती है PDS सिस्टम, यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है जो उपभोक्ताएं होते हैं, उपभोक्ता मतलब जो वस्तुओं का उपभोग करते हैं, जिनके लिए ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती है। तो उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर आवश्यक उपभोग हेतु वस्तुएं उपलब्ध कराने के जो उद्देश्य से यहाँ पे वर्ष 1950 में यहाँ पे इस वितरण प्रणाली यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू किया गया था। और इसके हमको 6 अंग देखने को मिलते हैं। वो 6 अंग जानने से पहले देखिए ये आपको पता चल गया, सस्ती कीमत पर उपभोग की जो वस्तु है वो प्रदान करने के लिए यहाँ पे इसको शुरू किया गया था 1950 में। और 6 अंग कौन कौन से हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। देखिए 6 अंग आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, जैसे राशन या सरकारी सस्ते गले की जो दुकानें होती है वो इसका एक अंग के रूप में जानी जाती है। फिर इसके बाद सहकारी उपभोक्ता भंडार हमको देखने को मिलता है। फिर हम देखें तो यहाँ हमको देखने को मिलता है नेक्स्ट क्या है, नियंत्रित उपभोक्ता भंडार। अब देखिए यहाँ हम देखें तो हमको जो है नेक्स्ट 2-3 चीज़ें और देख सकते हैं, जैसे नियंत्रित उपभोक्ता भंडार, नियंत्रित कपड़े की दुकान, उसके अलावा सुपर बाजार हम बोल सकते हैं, मिट्टी के तेल विक्रय की दुकानें एवं सॉफ्ट कोक डिपो। तो ये सभी जो पार्ट्स है वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो PDS के अंग के रूप में गिने जाते हैं, ये 6। ठीक है, इनके थ्रू यहाँ पे PDS सिस्टम को एग्जीक्यूट किया जाता है। अब सेकंड अगर बात करें यहाँ पे, तो सेकंड हमको देखने को मिलते हैं नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ये देखिए नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इसका आरंभ देखने को मिलता है जून 1992 में। 1992 में इसका जो है आरंभ किया गया था। और इसके अंतर्गत हम देखें तो सूखा प्रवण जो क्षेत्र होते हैं, साथ में पहाड़ी क्षेत्र की अगर बात करें तो ये भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, रेगिस्तानी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, शहरों के अंतर्गत जो मलिन बस्तियाँ होती है वो भी इसके अंतर्गत शामिल की जाती है। तो इसमें टोटल मिला के देखें तो 1775 जो खंड है उसका चयन किया गया था। और यहाँ देखें 15 अगस्त 1995 की बात करें तो 15 अगस्त 1995 से इसे जो है 2446 जो विकास खंड है उसमें लागू किया जा रहा है। और इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं 6 प्रमुख वस्तुएं जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो यहाँ पे गिनी जाती है। तो कौन कौन सी वस्तुएं यहाँ पे गिनी जाती है, जैसे हम उदाहरण के रूप में लें तो हमको इसके अंतर्गत गेहूँ देखने को मिलता है, साथ में देखें तो हमको चावल देखने को मिलता है,
और जो चीनी होती है जिसे हम शक्कर बोलते हैं, तो चीनी देखने को मिलती है। और जो आयातित जो खाद्य तेल होते हैं, खाद्य तेल इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। मिट्टी का तेल देखने को मिलता है, मिट्टी का तेल, और साथ में कोयला। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो चाय, साबुन, दाल, आयोडीन युक्त जो नमक है, ये सभी चीज़ें किसके अंतर्गत शामिल की जाती है? नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत इनको शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत खाद्यान्नों की जो बिक्री है केंद्रीय निर्गमन कीमतों से 50 रुपये जो है कम कर दी जाती है, 50 रुपये कम करके यहाँ पे वितरित की जाती है। तो ये तो हो गई हमारी नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसके बाद नेक्स्ट हमको देखने को मिलता है यहाँ पे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो ये क्या होती है, ये हमको देखने को मिलेगा तो जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले, यानी कि हम बोल सकते हैं बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। इसके अलावा एक और होते हैं जिन्हें बोला जाता है ए वाई, यानी कि अंत्योदय अन्न योजना। इन दोनों की मानकों के लिए स्वीकृत हम देखें तो देखिए बीपीएल और ए वाई यानी कि अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत अगर देखें तो इसके मानकों के लिए स्वीकृत यहाँ 6.52 यानी कि 5.2 करोड़ परिवारों को खाद्यान्न का वितरण करना। यहाँ पे खाद्यान्न का वितरण कैसे किया जाएगा? 35 किलोग्राम प्रति परिवार को यहाँ पे इसकी दर से निर्धारित किया गया, ठीक है। किसके लिए? बीपीएल और ए वाई यानी कि अंत्योदय अन्न योजना और बीपीएल जो परिवार है, इन दोनों के लिए यहाँ पे मतलब टोटल मिलाकर देखें तो 6.52 करोड़ परिवारों को 35 किलोग्राम जो अनाज है उसके हिसाब से यहाँ प्रति परिवार के हिसाब से इसका निर्धारण किया गया। और गरीबी रेखा से ऊपर यानी कि जो एपीएल श्रेणी के आते हैं, ठीक है, एपीएल की जो श्रेणी है उसके अंतर्गत आवंटन जो है केंद्रीय पूल में खाद्यान्न के स्टॉक की उपलब्धता तथा जो विगत वर्ष है उसमें वृद्धि को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में यह आवंटन विभिन्न राज्य जो संघ शासित प्रदेश है या फिर राज्य की बात करें तो इन क्षेत्रों में प्रति माह प्रति परिवार 15 किलोग्राम और 35 किलोग्राम के मध्य की सीमा में निर्धारित किया गया है, यानी कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है एपीएल में। इसके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ हम देखें तो केंद्र सरकार ने जो है 1 जून को केंद्र सरकार ने 1 जून 1997 को लक्षित सार्वजनिक वितरण जो योजना है उसकी शुरुआत की थी, ठीक है। ये हमको देखने को मिलता है 1 जून 1997 को। और यहाँ देखें तो जो ए वाई है यानी कि अंत्योदय अन्न योजना है, तो ये की गई थी 25 दिसंबर 2000 को इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये हमको देखने मिला कुछ बेसिक चीज़ें किसके अंतर्गत, जो अंत्योदय अन्न योजना है उसके अंतर्गत ये चीज़ें हमको देखने को मिली। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है न्यू फ्री प्लान्स जो कि शुरू हो रहा है 1 दिसंबर 2020 से। इसमें आपको क्या फ़ायदे होने वाले हैं? इसमें आपको मिलेगी एक हफ्ते के अंदर में 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस और डाउट क्लियरिंग सेशन जो कि एमपी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा लिए जाएंगे और ये आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। इसमें डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट होंगे और इसका पेपर का जो होगा एनालिसिस भी होगा और टॉप एजुकेटर्स के द्वारा यहाँ पे किए जाएंगे ये एनालिसिस। और साथ ही साथ यहाँ पे 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर किए जा रहे हैं, एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई, एमपी जेल पहरी। और आपको इसमें मिलेगा फ्री लाइव क्विज, 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें कवर किए जाएंगे सभी सब्जेक्ट को मिला करके। T20 सीरीज यहाँ पे चल रही है सोमवार से लेकर शनिवार तक रोजाना 8 बजे। 20 क्वेश्चन इसमें होते हैं, 20 मिनट के लिए आपको इस सीरीज को लगाना होता है और इसका एनालिसिस जो पेपर इसमें होंगे इसका एनालिसिस आपको टॉप एजुकेटर्स द्वारा उसी के बाद कराया जाएगा। स्पेशल इवेंट्स होने वाले हैं यहाँ पे और बहुत कुछ यहाँ पे फ्री प्लान्स में मिलने वाला है। तो आपको देर किस बात की है, डाउनलोड करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और आपको गोल चूज करना होगा एमपीपीएससी और व्यापम, ठीक है। एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित आप गोल चूज कीजिए और आपको रेफरल कोड डालना है सरकार 10 रेफरल कोड डालने के साथ ही आप जो फ्री प्लान है उसके सारे वीडियोस आप अवेल कर सकते हैं और सारे वीडियोस आप देख सकते हैं वो भी फ्री। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं अपने अनुसार जो अपने आप गोल चूज करेंगे, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के अंतर्गत यहाँ पे प्लान्स है। आप अपने पसंदीदा प्लान को चुनकर आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और देर किस बात की, सब्सक्राइब नाउ और लेट्स क्रैक इट। अब बात करते हैं नेक्स्ट राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिसके अंतर्गत हम देखें तो इसको शॉर्ट में हम बोलें, ठीक है, NFSA, ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, तो शॉर्ट में हम NFSA बोलते हैं। और अगर हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये होता है। अब यहाँ क्या हुआ, देखिए इसकी शुरुआत तो देख लेते हैं हम। 10 सितंबर 2013 को इसकी शुरुआत की गई और यहाँ सस्ती कीमतों पर जो है, यानी कि सस्ती कीमतों पर पर्याप्त व अच्छी गुणवत्ता वाला जो भोजन है सभी तक इसकी पहुँच यहाँ पर सुनिश्चित की जा सके और खाद्य एवं पोषाहार सुरक्षा प्रदान किए जाने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई। शुरुआत कब की गई वो हमने देख लिया, 10 सितंबर 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यहाँ अधिसूचित किया गया।
और इस अधिनियम की अगर बात करें तो यहाँ पर लाभान्वित जो है, लाभान्वित में 75% ग्रामीण आबादी वाले जो व्यक्ति वो है शामिल परिवार, और 50% यहाँ पर शहरी आबादी को लाभान्वित किए जाने का प्रावधान किया गया। इसमें प्राथमिकता जो प्राप्त परिवार है उनकी अगर बात करें तो बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम की जो है मतलब खाद्यान्न की व्यवस्था की गई। और अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत जो परिवार है उसके लिए, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत जो परिवार है उसके लिए यहाँ पे 3 किलो की व्यवस्था, यानी 3 रुपये जो है 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल, इसके अलावा 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूँ, 1 रुपये प्रति किलोग्राम मोटे अनाज की देय कीमतों पर प्रत्येक परिवार को यहाँ पे 35 किलोग्राम खाद्यान्न के लिए अधिकृत किया गया। साथ ही हम देखें तो 3 नवंबर 2016 को सभी स्टेट्स यानी कि सभी राज्य व जो केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी जिन्हें हम बोलते हैं, उनमें ये लागू हो गया है। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून। केरल की अगर बात करें तो केरल है, ठीक है, और साथ में हम देखें केरल है और साथ में तमिलनाडु, केरल तमिलनाडु दोनों किनारे में मतलब जो है इस प्रकार से जो मैप हमारा यहाँ पे केरल देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको तमिलनाडु देखने को मिलेगा। तो इन्होंने कानून को सबसे बाद में यानी कि सबसे बाद में लागू किया। कब? 1 नवंबर 2016 को इन्होंने लागू किया, केरल और तमिलनाडु ने। इस अधिनियम के अंतर्गत जो एपीएल परिवार को मिलने वाले जो खाद्यान्न है उनका मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के 50% से अधिक नहीं होगा, ये चीज़ें भी यहाँ देखने को मिली। इसके अलावा इस अधिनियम में राशन कार्ड को गृहस्थ परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला के नाम पर जारी करने का प्रावधान किया गया है, लेकिन उसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि वह वयस्क होनी चाहिए। इसके साथ ही महिलाओं और बच्चों को पोषाहार संबंधी जो सहायता है वो दिए जाने पर विशेष ध्यान दिया गया। गर्भवती महिलाओं की बात करें तो गर्भवती महिलाओं जो है, महिलाओं के गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चों को जन्म देने के पश्चात 6 माह तक स्तनपान कराने वाली जो माता है उनको कम से कम 600 रुपये का मातृत्व लाभ प्राप्त करने के लिए भी अधिकृत किया गया। निर्धारित पोषाहार मानकों के अनुसार अगर बात करें यहाँ पे तो 14 वर्ष तक की जो आयु है उसके बच्चों को पौष्टिक आहार तथा जो राशन है, यानी कि अगर बात करें तो राशन घर में ले जाने का अधिकार यहाँ पे दिया गया। ठीक है, खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करेंगे, ये चीज़ भी यहाँ निर्धारित की गई। और इस अधिनियम में हम देखें तो जिला और राज्य स्तरों पर शिकायत निवारण तंत्र की भी स्थापना की गई, ताकि हम देखें तो पारदर्शिता बनी रहे, जवाबदेहिता बनी रहे, यानी उत्तरदायित्व यहाँ देखने को मिला। इस अधिनियम में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसे हम बोलते हैं टीपीडीएस यानी टारगेटेड जो पीडीएस हैं यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसमें सुधार के उपाय भी दिए गए जो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए जाएंगे। ये चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिली किसके अंतर्गत? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत। तो यहाँ देखिए इसके अंतर्गत जो प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धता है वो उसके कुछ आंकड़े यहाँ देखने को मिलते हैं, यानी कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी हमको देखने को मिलती है। तो देखिए यहाँ हम देख सकते हैं अनाज की बात करें तो प्रतिदिन के हिसाब से प्रति व्यक्ति को कितनी मिलनी चाहिए अनाज? 434.0 ग्राम प्रतिदिन यहाँ पे अनाज मिलना चाहिए एक व्यक्ति को। दाल की अगर बात करें तो 54.7 ग्राम प्रतिदिन यहाँ देखने को मिलता है। चाय की बात करें तो 785 ग्राम प्रतिवर्ष यहाँ देखने को मिलता है। कॉफ़ी की अगर बात करें तो 100 ग्राम प्रतिवर्ष। कपड़ा की बात करें तो 40.5 मीटर प्रतिवर्ष। अंडे की अगर बात करें तो 63 इकाइयाँ प्रतिवर्ष। साथ में खाद्य तेल की बात करें तो हम देख सकते हैं 18.3 लीटर प्रतिवर्ष। चीनी की बात करें तो 20.3 किलोग्राम प्रतिवर्ष और दूध की बात करें तो 375.00 ग्राम प्रतिदिन। ये आंकड़े देखने को मिलते हैं आपको प्रति व्यक्ति कितनी उपलब्धता होनी चाहिए, कितनी जो क्वांटिटी है वो एक व्यक्ति के लिए यहाँ पे उपलब्ध होनी चाहिए, उसके कुछ आंकड़े यहाँ देखने को मिले। और साथ ही जो अधिनियम हमको देखने को मिलता है तो अधिनियम की अगर बात करें तो इसके प्रावधानों के आधार पर जो टारगेटेड पीडीएस सिस्टम है और अन्य जो योजना है उसके लिए खाद्यान्न की आवश्यकता हम देख सकते हैं 614 लाख टन आकी गई है। और पूरे देश में बात करें तो पूरे देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो कानून है उसको लागू होने से लगभग हम देख सकते हैं 81 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार लगभग कितना 11,726 करोड़ रुपए प्रति माह या फिर हम बोल सकते हैं 1,40,700 करोड़ रुपए की वार्षिक सब्सिडी भी यहाँ पे देने का प्रावधान किया गया है इस अधिनियम के तहत। तो ये चीज़ हमने देखी किसके अंतर्गत? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत। अब बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट हमको देखने को मिलता है खाद्य प्रबंधन जो फूड मैनेजमेंट जिसे हम बोल सकते हैं। तो खाद्य प्रबंधन का जो मुख्य उद्देश्य है वो हम देख सकते हैं यहाँ देखिए जो खाद्यान्न यानी कि जो उद्देश्य है लाभकारी मूल्यों में किसानों को खाद्यान्न की अधिप्राप्ति करना। ठीक है, किसानों को
अधिप्राप्ति। साथ में उपभोक्ताओं की बात करें तो उपभोक्ताओं को विशेषकर हम देखें तो समाज के कमजोर वर्ग के जो उपभोक्ता है उनको दयनीय कीमतों यानी कि वो खरीद सके उतनी कीमतों पर खाद्यान्न का वितरण करना। इसके अलावा जो खाद्य सुरक्षा है एवं मूल्य विस्तार के लिए यहाँ पे खाद्य बफर मतलब स्टोरेज यहाँ देखने को मिलता है, उसका अनुरक्षण करने से संबंधित इसकी शुरुआत की गई खाद्य प्रबंधन की, यानी कि फूड मैनेजमेंट इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अब खाद्यान्न की अधिप्राप्ति, वितरण और भंडारण करने वाली जो नोडल एजेंसी होती है जो पूरा देख रेख यहाँ निभाती है यहाँ पे, तो भारतीय खाद्य निगम जिसे बोलते हैं FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जिसे हम बोलते हैं FCI यानी कि भारतीय खाद्य निगम, इसके अंतर्गत ये देखने को मिलता है, यानी कि नोडल एजेंसी के रूप में जानी जाती है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य जो MSP हमने जिसके बारे में बात की थी पिछले लेक्चर में, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिप्राप्ति खुली है, जबकि वितरण आवंटन के स्केल और लाभार्थियों के उपभोग से नियंत्रित है। खाद्यान्न की जो कुल खरीद है प्राथमिक तौर पर लक्षित जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली थी जिसे हम TPDS बोलते हैं, यानी टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके लिए और भारत सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए की जाती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं नेक्स्ट एक और चीज़ हमको देखने को मिलती है खाद्य सब्सिडी, यानी जिसे फूड सब्सिडी बोलते हैं, छूट की अगर बात करें। ठीक है, तो यहाँ देखिए सब्सिडी जो होती है प्राप्त खाद्यान्नों के माध्यम से जो गरीब होते हैं, गरीबों को न्यूनतम पोषाहार की जो सहायता है वो उपलब्ध कराना होता है, तथा जो विभिन्न राज्य होते हैं राज्यों में कीमत की जो स्थिरता होती है वो सुनिश्चित करना होता है। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के दो प्रमुख उद्देश्य हमको देखने को मिलते हैं और सरकार समुचित वितरण का अपना दायित्व पूरा करते हुए खाद्य सब्सिडी प्रदान करती है। तो ये हमको देखने को मिला किसके अंतर्गत, फूड मैनेजमेंट यानी कि खाद्य प्रबंधन के अंतर्गत ये चीज़ें हमको देखने को मिली। इसके बाद एक चीज़ हमको देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं खाद्य प्रसंस्करण। खाद्य प्रसंस्करण का मतलब होता है फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, जैसे हम देखें रॉ मटेरियल को उसको प्रोसेस करने के बाद जो है उसकी कीमत में वृद्धि कर ली जाती है, यानी प्रोसेसिंग हो जाती है। उसी प्रकार यहाँ बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है, जैसे कुछ खाद्यान्न होते हैं, खाद्यान्न को प्रोसेस करने के बाद उनका कुछ नया प्रोडक्ट बनकर आ जाता है और उसकी कीमत में वृद्धि हो जाती है। तो जो कृषि उत्पाद होते हैं उनको प्रोसेसिंग करने के पश्चात जब नई चीज़ बनाई जाती है और उसकी कीमत में वृद्धि हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं खाद्य प्रसंस्करण। जैसे किसी भी कृषि उत्पाद की अगर बात करें तो उसको तकनीक के माध्यम से, कोई मशीन के माध्यम से टिकाऊ बनाने या फिर उसको पोषण युक्त बनाने या उसका मूल्यवर्धन करने और आसानी से उपयोग में लाने के लिए जो प्रक्रिया यहाँ अपनाई जाती है उसे बोला जाता है खाद्य प्रसंस्करण। इसके अंतर्गत हम देखिए हमको कुछ मिशन देखने को मिलते हैं, कुछ योजनाएं देखने को मिलती हैं, तो वो भी देखें हम देखें यहाँ पे। तो राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन हमको देखने को मिलता है। तो राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। जैसे भारत सरकार की अगर बात करें तो भारत सरकार के द्वारा जो 12वीं पंचवर्षीय योजना जिसे हम अंतिम योजना बोलते हैं, पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अंतिम योजना, तो ये कब से शुरू हुई थी? 2012 से 17 के बीच में ये कंप्लीट रूप से ड्यूरेशन इसका देखने को मिलता है। तो यहाँ देखिए 2012-13 की बात करते हैं। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत वर्ष 2012 और 13 में किसानों की आय बढ़ाने, यानी कि इसका उद्देश्य क्या था, किसानों की आय बढ़ाने के लिए यहाँ पे खाद्य जो मतलब किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से तथा जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको लंबे समय तक संरक्षित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन, जिसे नेशनल फूड प्रोसेसिंग मिशन बोलते हैं, इसका प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था। कब? 12वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, यह एक जो है केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी कि इसका जो अधिकतम जो व्यय है वो कौन वहन करेगी? केंद्र सरकार वहन करेगी। फिर भी राज्य और केंद्र सरकार के बीच में यहाँ भागीदारी देखने को मिलती है, वो हम आगे देखेंगे। देखिए वर्ष 2012-13 में जो है निम्नलिखित हम देखें तो कुछ मुख्य कार्यक्रम भी चलाए गए थे, जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देखें तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की तकनीकों का उन्नयन, संस्थापन, आधुनिकीकरण किया जाएगा। साथ में गैर उद्यान जो उत्पाद है उनके लिए शीत गृह बनाए जाएंगे। मूल्यवर्धन एवं संस्करण अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा। मानव संसाधन विकास की योजना बनाई जाएगी और जो कसाई खाने हैं उनका आधुनिकीकरण भी यहाँ पे देखने को मिलता है। अब केंद्र और राज्य का जो अनुपात है भागीदारी क्या होनी चाहिए? 75% होगा केंद्र का और 25% होगा राज्य का। और पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात करें जो असम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, इन राज्यों की अगर बात करें तो यहाँ पे होगा नॉर्थ ईस्ट राज्यों में 90% होगा केंद्र का और 10% होगा राज्य का। तो इस प्रकार से इस भागीदारी के अनुसार इस मिशन की यहाँ पे क्रियान्वयन यहाँ देखने को मिलता है। इसके बाद हमको एक और यहाँ योजना देखने को मिलती है जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ये भी प्रोसेसिंग से संबंधित यानी कि फूड प्रोसेसिंग से संबंधित ही यहाँ देखने को मिलती है, जिसके अंतर्गत देखें तो हमको वर्ष 2015-16 के अंतर्गत जो GVA है। अब GVA होता क्या है? GVA का फुल फॉर्म जो होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है, इसका फुल फॉर्म बोला जाता है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। जैसे GVA की अगर बात करें ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो जो साधारण
कहें हम तो जो जीवीए है, जीवीए से किसी इकोनॉमी में होने वाले जो टोटल आउटपुट है और जो इनकम है उसका पता चलता है। और इससे हमें यह भी पता चलता है कि जो तय जो समय सीमा है उसमें इनपुट कॉस्ट और जो रॉ मटेरियल यानी कच्चा मटेरियल है उसका दाम निकालने के बाद कितने रुपए के सामान और सर्विसेज का उत्पादन हुआ है। इससे यह भी पता चलता है कि किस खास क्षेत्र उद्योग या सेक्टर में कितना उत्पादन हुआ है। तो ये है जीवीए। तो जीवीए के बारे में हम बात करें, यहाँ पे देखिए 2015-16 में जो जीवीए है उसमें 9.1% यहाँ देखने को मिलता है, 9.1% और 8.6% यहाँ देखने को मिला क्रमशः, ठीक है, 2015 और 16। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है ये इसकी मतलब जो मंत्रालय है उसकी योजनाओं को पुनर्गठित करने हेतु 3 मई 2017 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है उसने कृषि समुद्री जो प्रसंस्करण है और जो कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर है उसके विकास हेतु योजना यहाँ पे शुरू की गई, जिसका नाम था संपदा मतलब स्कीम फॉर एग्रो मैरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स। इसका फुल फॉर्म है संपदा का। आप गूगल भी कर सकते हैं संपदा का फुल फॉर्म याद रखने के लिए, ठीक है। इसके अलावा हम देखें 23 अगस्त 2017 की बात करें तो पुनर्नामकरण, ठीक है, इसका जो है फिर से उसका नाम यहाँ पे परिवर्तित किया गया। कब? 2017 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय जो समिति है उसमें इस योजना का पुनर्नाम यानी कि नाम इसका चेंज किया गया और इसका नाम कर दिया गया प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। यानी कि पहले इसका नाम था संपदा और बाद में जो है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना इसका नाम करने की स्वीकृति प्रदान की गई। तो 26 मई 2017 को हम देखें तो असम, ठीक है, असम मतलब पूर्वोत्तर राज्य, असम राज्य के धेमाजी जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किसान संपदा योजना की जो है शुरुआत की गई। इसके अलावा यह योजना हम देखें तो जो 14वां जो वित्त आयोग था, 14वां वित्त आयोग अभी कौन सा चल रहा है, ठीक है, चल रहा है यानी कि 2020 से 25 के बीच में 15वां चलेगा, ठीक है। 14वां वित्त आयोग जो है हम देखें तो 15 से 20 तक चला था। अच्छा, 15वें जो वित्त आयोग है उसके चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है, वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो 14वें वित्त आयोग के साथ हम देखें तो वर्ष 2016 से 20 तक की जो अवधि में लागू की जाएगी योजना, कौन सी? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। इसके तहत हम देखें तो 6,000 करोड़ रुपए के आवंटन से ये प्रारंभ हुई किसान संपदा योजना। हम यहाँ देख सकते हैं 31,400 करोड़ रुपए का निवेश होने का यहाँ अनुमान किया गया था और बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। पर हम इसके बाद जो है एक और चीज़ यहाँ जान लेते हैं जिसे हम बोलते हैं मेगा फूड पार्क, ठीक है। मेगा फूड पार्क यहाँ देखिए डबल मात्रा लग गई है, देख लेना आप, ठीक है। मेगा फूड पार्क क्या होते हैं? मेगा फूड पार्क का मतलब ये योजना एक प्रकार की केंद्र सरकार के द्वारा इसको सितंबर 2008 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य हम देखें तो उद्देश्य क्या है? खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में जो है ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं के विकास में सार्वजनिक निजी भागीदारी, जिसे हम बोलते हैं पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसे हम बोल सकते हैं, उसको प्रोत्साहित करना है तथा एक प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से सक्षम खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसी के अलावा हम देखें तो यहाँ देखिए रांची के अंतर्गत झारखंड में हम देखें तो गेतल सूद मेगा फूड पार्क जो कि 2009 में स्थापित किया गया था और यह एशिया का पहला मेगा फूड पार्क था जो कि रांची में स्थापित किया गया था। वर्तमान की बात करें तो हमको लगभग 42 मेगा फूड पार्क जो है सक्रिय रूप से देश में देखने को मिलते हैं भारत के अंतर्गत। और यहाँ देखें मेगा फूड पार्क का एक मॉडल देखने को मिलता है। मॉडल किस प्रकार से ये वर्क करता है तो देखिए सबसे पहले तो होते हैं इंडिविजुअल फार्मर्स, यानी कि हम देख सकते हैं एकल किसान, जो इंडिविजुअल फार्मर जो होते हैं एकल किसान के रूप में यहाँ देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए फार्मर्स का ग्रुप यानी कि किसानों का समूह देखने को मिलता है। फिर हमको सेल्फ हेल्प ग्रुप देखने को मिलता है, यानी कि स्वयं सहायता समूह देखने को मिलता है। अब तीनों के अंतर्गत हम देखें तो हमको देखिए यहाँ कलेक्शन सेंटर देखने को मिलते हैं। देखिए कलेक्शन सेंटर बहुत सारे हो सकते हैं, कलेक्शन सेंटर और यहाँ पे कलेक्शन सेंटर, इसके अंतर्गत भी हमको इसी प्रकार से देखने को मिलते हैं। देखिए कलेक्शन सेंटर, ठीक है, और यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी हमको कलेक्शन सेंटर देखने को मिलते हैं। अब सभी कलेक्शन सेंटर के अंतर्गत एक देखने को मिलता है पीपीसी का मतलब होता है प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर, जिसे हम प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र बोलते हैं। तो यहाँ देखिए प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र यहाँ पे भी देखने को मिला, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र यहाँ पे भी देखने को मिला, तीनों हमको ये चीज़ें देखने को मिली। तो देखिए फार्मर इंडिविजुअल फार्मर हो यानी कि एकल किसान हो, फार्मर्स का ग्रुप हो यानी कि सामूहिक किसान सामूहिक रूप से हो, या सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, सभी के अंतर्गत क्या देखने को मिलेगा? कलेक्शन सेंटर और यहाँ पे प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र देखने को मिलता है तीनों के द्वारा, यानी कि तीनों के द्वारा यहाँ देख सकते देखिए एक जो है सभी का एक जो है मेगा फूड पार्क मिलता है जो कि
सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर जिसे हम बोलते हैं केंद्रीय स्तर पर जो है केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र देखने को मिलता है। अब यहाँ देखिए जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनाए जाते हैं, ठीक है, फ्रेश प्रोडक्ट यहाँ पे बनाए जाते हैं, ताज़े उत्पाद यहाँ बनाए जाते हैं और उनको घरेलू रूप से यहाँ यूज़ किया जाता है, यानी घरेलू खुदरा बिक्री के रूप में यहाँ पे उनको सेल कर दिया जाता है, यानी कि जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक सेल के रूप में विक्रय कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। इसके बाद एक और चीज़ देखने को मिलती है, देखिए मूल्य वर्धित उत्पाद, यानी कि जिसे हम जो जीबीएच पढ़े थे उसके हिसाब से देखें तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के रूप में यहाँ कन्वर्ट कर लिया जाता है। और डोमेस्टिक सेल भी यहाँ देखने को मिलती है इसके अंतर्गत, और एक्सपोर्टर यानी कि किसी अन्य देश को भी हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है किसके अंतर्गत, मेगा फूड पार्क के अंतर्गत। तो देखिए हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बाद में देखेंगे। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी, खाद्य सुरक्षा की। खाद्य सुरक्षा क्या होती है, खाद्य सुरक्षा हमने देखें FAO यानी कि फूड एंड जो एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में मैंने पूछा हूँ। तो इसके अनुसार क्या बोला गया है कि जो सभी व्यक्ति है सभी व्यक्तियों के लिए बुनियादी जो बेसिक चीज़ें हैं भौतिक और आर्थिक उनको उनकी प्राप्ति के लिए आश्वासन देना क्या कहलाता है, खाद्य सुरक्षा कहलाता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हमने देखें सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसे PDS बोलते हैं, शुरुआत इसकी 1950 में हुई, 6 अंग देखें इसके। उसके बाद हमने नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली देखी जिसके अंतर्गत और अन्य चीज़ों को यहाँ शामिल कर लिया गया। फिर हमने देखे लक्षित टारगेटेड जो PDS है सिस्टम है वो देखें यहाँ पे। इसके बाद हमने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम देखे जिसके तहत बहुत सारे प्रावधान हमको देखने को मिले। इसके बाद हमने प्रति व्यक्ति जो उपलब्धता है खाद्यान्न की वो कितनी होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ हमने यहाँ पे देखें। खाद्य प्रबंधन की बात करें तो खाद्य प्रबंधन हमने देखें यानी कि फूड मैनेजमेंट, और इसके अंतर्गत खाद्य सब्सिडी के बारे में बात की है। फिर खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है वो हमने देखें। इसके अंतर्गत कुछ मिशन है जैसे राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, मेगा फूड पार्क क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे देख ली है। और यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, इसके अंतर्गत हमको जो है मतलब टेलीग्राम चैनल में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इसके बाद आपको चर्चा परिचर्चा एक ग्रुप मिलता है टेलीग्राम में ही, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आप कुछ डाउट है कुछ कमेंट है वो पूछ सकते हैं, और कुछ अन्य चीज़ें भी वहाँ देखने को मिलती है आपको। और उत्तर लेखन का एक ग्रुप मिलेगा जहाँ आपको प्रतिदिन उत्तर लेखन का प्रयास कराया जाता है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में भी मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है न्यू फ्री प्लान्स जो कि शुरू हो रहा है 1 दिसंबर 2020 से। इसमें आपको क्या फ़ायदे होने वाले हैं, इसमें आपको मिलेगी एक हफ्ते के अंदर में 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस और डाउट क्लियरिंग सेशन जो कि MP के टॉप एजुकेटर्स द्वारा लिए जाएंगे, और ये आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। इसमें डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट होंगे, और इसका पेपर का जो होगा एनालिसिस भी होगा, और टॉप एजुकेटर्स के द्वारा यहाँ पे किए जाएंगे ये एनालिसिस। और साथ ही साथ यहाँ पे 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर किए जा रहे हैं, MPPSC प्रीलिम्स, MP पुलिस कांस्टेबल, MP SI, MP जेल पहरी। और आपको इसमें मिलेगा फ्री लाइव क्विज, 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें कवर किए जाएंगे सभी सब्जेक्ट को मिला करके। T20 सीरीज यहाँ पे चल रही है सोमवार से लेकर शनिवार तक रोजाना 8 बजे। 20 क्वेश्चन इसमें होते हैं, 20 मिनट के लिए आपको इस सीरीज को लगाना होता है, और इसका एनालिसिस जो पेपर इसमें होंगे इसका एनालिसिस आपको टॉप एजुकेटर्स द्वारा उसी के बाद कराया जाएगा। स्पेशल इवेंट्स होने वाले हैं यहाँ पे, और बहुत कुछ यहाँ पे फ्री प्लान्स पे मिलने वाला है। तो आपको देर किस बात की है, डाउनलोड करना है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, और आपको गोल चूज करना होगा MPPSC और व्यापम, ठीक है। MPPSC और व्यापम संबंधित आप गोल चूज कीजिए, और आपको रेफरल कोड डालना है सरकार 10 रेफरल कोड डालने के साथ ही आप जो फ्री प्लान है उसके सारे वीडियोस आप अवेल कर सकते हैं, और सारे वीडियोस आप देख सकते हैं वो भी फ्री। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं अपने अनुसार, जो अपने आप गोल चूज करेंगे, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के अंतर्गत यहाँ पर प्लान्स है। आप अपने पसंदीदा प्लान को चुनकर आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और देश किस बात की, सब्सक्राइब नाउ और लेट्स क्रैक इट।